अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एजेंडा 5 और मैं हूं आपके साथ शहजादी कमल। खतीजा राठौर किसी वजह से आज नहीं आ सकी, इसलिए उनकी गैर मौजूदगी में ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। नाज़रीन, बात करेंगे हम पानी पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। 1947 या इससे भी पीछे जाएँ तो समझे दो कौमी नज़रिया, जब ये बात हो गई कि पाकिस्तानी या हिंदू और मुस्लिम दो अलग कौमें हैं, एक साथ नहीं रह सकती, और फिर हमने देखा कि 1947 को पाकिस्तान मौरे से वजूद में आया। लेकिन भारत ने उस दिन भी पाकिस्तान को कबूल नहीं किया और हमने देखा कि वो साथ साथ छोटे छोटे हथकंडे आजमाता रहा। जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान वजूद में आ गया, मानने से कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने अपनी 8 लाख भारतीय फौज को भेज दिया कश्मीर में। जब देखा कि वहां पर भी उनकी दाल नहीं गली, तो उन्होंने पाकिस्तान का जो चूंकि एक मुआहदे के तहत पानी तो देना था और पानी तो हयात इंसानी की बुनियादी जरूरत है, तो उन्होंने बीच बीच में रुकावटें शुरू कर दी। और उस वक्त चूंकि मुआहिदा कोई बाकायदा नहीं हुआ था, लिहाजा वो जहां जहां अपने हथकंडे इस्तेमाल कर सकते थे उन्होंने किए। लेकिन फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान आलमी बैंक ने एक मुआहिदा तय किया, जिसे सिंध तास मुआहिदे का नाम दिया गया 19 सितंबर 1960 को, जिसमें यह तय पाया कि 6 दरियाओं में से 3 दरियाओं का पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, 3 दरियाओं का पानी 80% भारत इस्तेमाल करेगा। ठीक है जी, ये मुआहिदा हो गया और इसे दुनिया का कामयाब तरीन मुआहिदा करार दिया गया, क्योंकि बहुत सी जंगों के बाद भी ये मुआहिदा कामयाब रहा। लेकिन 2025 में ऐसा क्या हो गया कि भारत की तरफ से ये बार बार धमकी दी जाने लगी और कहा गया कि जी हम इस मुआहदे को मुस्तरद करते हैं, हम इस मुआहदे को मुअत्तल करते हैं, जबकि इस मुआहदे में बहुत अच्छी तरह ये बात लिखी जा चुकी है कि एकतरफा तौर पर ना पाकिस्तान और ना ही भारत इस मुआहदे को ना खत्म कर सकते हैं, ना मुस्तरद कर सकते हैं, ना मुअत्तल कर सकते हैं। और इस मुआहदे पर दस्तखत मैंने या मेरे पैनल ने नहीं किए, इस मुआहदे पर दस्तखत किए थे हमारे उस वक्त के जो सदर थे अय्यूब खान और भारतीय वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने। यानी कि ना हम इस मुआहदे से पीछे हट सकते हैं ना वो। और अगर आपने बीच में किसी को सालिस बनाया है तो फिर अब आप क्यों पीछे भाग रहे हैं? क्या जो भारत है वो 10 मई के बाद, क्योंकि जो हम वो बार बार पहलगाम के बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम वैसे तो हर बार ही लगाते आए हैं, लेकिन जब इन्होंने देखा कि हमारे राफेल भी नाकाम हो गए, हमारे सिपाही हमारी फौजें भी जो हैं वो नाकाम हो गई, तो अब चूंकि वहां पर कोई चिड़िया भी मर जाए तो कहा जाता है कि पाकिस्तान ने मार दी है। यानी कि वहां पे कोई गुब्बारा भी उड़ता हुआ नजर आ जाए जिसके ऊपर पाकिस्तान का गलती से भी उनको शबीह भी महसूस हो जाए कि वो हरे रंग का है, तो कहा जाता है ये भी पाकिस्तान ने भेजा है। कोई कबूतर पकड़ा जाए तो जी उड़ता हुआ पंछी है, वो तो कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन वहां पर भी कह दिया जाता है पाकिस्तान की साजिश है। तो जनाब, आज इसी पर हम बात करेंगे कि आखिर ऐसी क्या बात है, भारत को क्या दुश्मनी है, क्या डर है, क्या खौफ है कि जो उनके दिल से निकलता नहीं, लिहाजा हर बात का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। जनाब, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर हसन अब्बास, माहिर आबी उमूर हैं और बहुत अच्छी जो है ये मालूमात रखते हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हसन अब्बास साहब, कैसे हैं आप? जी थैंक यू, मैं ठीक हूँ। अच्छा सर, क्या कहेंगे, इस वक्त हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में भी जो हमारे पास जो है वो सेमिनार हो रहे हैं, और मैं पहले अपने पैनल का जो है वो बता दूं, डॉक्टर हामिद भी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर, अभी एक सेमिनार भी हो रहा है इस्लामाबाद में हसन अब्बास साहब, जब पूरी दुनिया ये कह रही है कि एक मुआहदा है जो कि दुनिया का कामयाब तरीन मुआहदा भी करार दिया जाता है, जैसे कि वो तय हो गया है कि उसमें एक भी मुल्क यकतरफा तौर पर पीछे नहीं हट सकता, तो फिर भारत को ऐसी क्या चुल है, ऐसी क्या तकलीफ है कि वो फिर भी बज़िद है, बार बार एक ही रट कर रहा है, एक ही बात पे ढटा हुआ है कि जी वो इस मुआहदे को नहीं मानेगा? जी ये तो बड़ी अच्छी बात है कि वो इस मुआहदे को नहीं मानेंगे, हम भी नहीं मानते। हम भी कहते हैं जी ठीक है, हम भी नहीं मानते इस मुआहदे को, इसको ख़त्म कर देते हैं। वो कह रहे हैं कि इसको ख़त्म करना है या इसको नहीं मानना, तो हम कह देते हैं जी हमने भी नहीं मानना। और जैसे ही हम कहते हैं हम इस मुआहदे से निकल जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का अब ऐसे नहीं है कि हम किसी जंगल में रह रहे हैं। ये 21वीं सदी की दुनिया है, इसमें कम्युनिटी ऑफ नेशन है, इसके बीच में बैनुल अक़वामी जो है वो नॉर्म्स, कन्वेंशंस, कवानीन और एटिकेट्स बने हुए हैं। हम कहते हैं ठीक है, इस मुआहदे को छोड़ देते हैं, साइड पे रख देते हैं, हम अपने पानी के जो मामलात हैं हम उनको फिर इंटरनेशनल लेवल पर डील करते हैं। देखिए, पानी की जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं
और जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि अगर मुआहदा है तो है, अगर मुआहदा नहीं है तो इंटरनेशनल रूल्स लागू होते हैं। सही है। और वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं अपर राइपेरियन को, अपर राइपेरियन के राइट्स को, एनवायरनमेंट को, और ह्यूमन राइट्स को। और अभी तो दुनिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो ह्यूमन राइट्स की और एनवायरनमेंट की बात हो रही है। तो सही। इस मुआहदे में तो अनफॉर्चुनेटली, जिस मुआहदे को कुछ लोगों ने कहा कि ये दुनिया का कामयाब तरीन मुआहदा है, ये डे वन से दुनिया का एक सबसे ही, मैं कहता हूँ कि यानी मैंने इंटरनेशनल मुआहदे मैंने बहुत देखे हैं, बहुतों में मैंने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन जो इंडस वाटर ट्रीटी जिसको पानी का मुआहदा कहते हैं, इस तरह का पानी का मुआहदा पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। सही। यानी इतना नॉन साइंटिफिक मुआहदा जो कि कंप्लीटली ब्लाइंड है ह्यूमन राइट्स से, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से और पोल्यूशन से। यानी अच्छा। कि इस मुआहदे की बिल्कुल आंखें बंद हैं कि लोअर राइपेरियन के राइट्स क्या हैं। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन इस मुआहदे में है, एनवायरनमेंट की डिग्रेडेशन इस मुआहदे में है, और पोल्यूशन की इजाजत इस मुआहदे में है। सही। और हमें, जब आपने थोड़ी सी हिस्ट्री का भी जिक्र किया, उसको भी मैं थोड़े से डॉट्स कनेक्ट करता हूं जी। कि 1948 में जब इंडिया ने हमारी नहरें बंद की थी, जी। तो उस वक्त वो जो उनका इकदाम था नहरें बंद करने का, वो वॉर क्राइम के जुमरे में आता था। और हमने उनके उस वॉर क्राइम को उस वक्त, हम अगर आलमी अदालत जो है आईसीसी, अगर हम उसमें ले जाते तो जिनीवा कन्वेंशन के हिसाब से, जो उस वक्त के इंडियन पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे और उनके पीछे जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू साहब, इन दोनों का नाम लेके हम इनके खिलाफ जंगी जराइम का मुकदमा कर सकते थे। सही। हमने क्यों नहीं किया, इसकी वजह तो वो लोग बता सकते हैं या बयान कर सकते हैं जो उस वक्त हेल्म ऑफ अफेयर्स पे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस वक्त बजाय कि हम इस एग्रेशन से, इस एग्रेशन का जवाब देते, हमने कुछ और अप्रोच अडॉप्ट की। सही। हमने इसके बीच में एक डोमिनियन अकॉर्ड कर लिया इंडिया से, क्योंकि शायद हम अंडर ड्यूरेस थे, अंडर स्ट्रेस थे, और नए नए आज़ाद हुए थे, हमारी इकॉनमी भी इतनी अच्छी नहीं थी, रेफ्यूजीज का क्राइसिस था, और वो सारी चीज़ें अगर देखी जाएं तो शायद उस वक्त हम इस काबिल नहीं थे, हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं थी कि हम उनके खिलाफ आलमी अदालत में मुकदमा करते। सही। उसके बाद जिस वक्त 1948 से लेके 12 साल के बाद 1960 में एक मुआहदा साइन होता है। अब इन दो पॉइंट्स के ऊपर इंडिया की क्या पोजीशन थी 1948 में, और क्या मिला इंडिया को 1960 में, ये बड़ी दिलचस्प बात है। सही। इंडिया ने 1948 में हमारी कैनाल्स बंद करके, जंगी जुर्म करके, साथ ही बुलंदो बांग ये ऐलान किया, उसने कहा कि अब हम आजाद मुल्क बन गए हैं, अब ये जो रावी, ब्यास और सतलुज, ये तीन दरियाएं, ये अब इंडिया के हो गए हैं, पाकिस्तान का इनके ऊपर कोई हक नहीं है, और हम अब इन दरियाओं में से पानी पाकिस्तान को नहीं देंगे। और पाकिस्तान की जो डिपेंडेंस है इन दरियाओं के ऊपर, उसके लिए पाकिस्तान अपने वेस्टर्न रिवर्स में से लिंक कैनाल्स बना के लाए और अपने इस इरिगेशन सिस्टम को चलाए, हमारी तरफ से पानी नहीं आएगा और हम ये दरिया बंद कर देंगे। ये इंडिया ने 1948 में कहा था, 1 अप्रैल 1948 को। जी। जब 12 साल के बाद ट्रीटी होती है, तो ट्रीटी में ये चीज हम तस्लीम कर लेते हैं कि जी ठीक है, इंडिया जो है वो तीन दरिया बंद कर ले, हम वेस्टर्न रिवर्स में से लिंक कैनाल्स बना के पानी ले आएंगे। तो मुझे बताएं मुआहदा किधर से हुआ? ये तो कैप्चर था, ये तो सरेंडर था। उन्होंने जो चीज पहले दिन की, हमें ये 12 साल तक ये मुआहदा करने की और इतनी नेगोशिएशंस करने में कि हमें जरूरत क्या थी? हम पहले दिन ही उनको कह देते कि अच्छा जी ठीक है, आपने ये तीन बंद करने, आप बंद कर दें, हम कर्जा लेके तो वर्ल्ड बैंक से तो नहरें बनवा लेते हैं, लिंक कैनाल्स बनवा लेते हैं। सही। सही। फिर मजे की बात कि जब 1960 में मुआहदा हुआ, तो वो चीज जो 100% उन्होंने 1948 में कही थी, वो तो उनको मिल ही गई। उसके अलावा भी चीजें इंडिया ने ले ली, जिसमें वेस्टर्न रिवर, जिसमें इंडिया ने कुछ नहीं मांगा था। उन्होंने कहा कि जी हम वेस्टर्न रिवर से पानी निकाल तो नहीं सकते, लेकिन हम इसके बीच में हाइड्रो पावर का प्रोजेक्ट जिधर चाहेंगे बनाएंगे और जितने चाहेंगे बनाएंगे। जी। उसकी भी इजाजत उनको मिल गई। और तीसरी जो सबसे खतरनाक और सबसे घिनौनी चीज इस मुआहदे में हुई,
वो ये है कि इस मुआहदे ने इंडिया को 4 गंदे नाले, जिनका नाम ट्रीटी में लिखा गया आर्टिकल 4 के पैराग्राफ 4 और 5 में, कि 4 गंदे नाले भी वो पाकिस्तान में फेंकेगा, जिनके बीच में पोल्यूशन कितनी फेंकेगा इसकी भी कोई कैद नहीं है, और क्या क्या फेंकेगा इसकी भी कोई कैद नहीं है। सही सही सर, बड़ी खतरनाक बात की है आपने। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही रहिएगा। हसन अब्बास साहब, डॉक्टर हामिद अलमशरिकी साहब हैं हमारे साथ। डॉक्टर हामिद साहब, ये क्या बता रहे हैं? हसन अब्बास साहब कह रहे हैं कि ये मुआहिदा नहीं है, ये तो बाकायदा सरेंडर करना था। तो इसका मतलब ये कि हमने वाकई क्या सरेंडर कर दिया था, जिस तरह बता रहे हैं हसन अब्बास साहब? बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि मैं नहीं समझता कि सरेंडर था, वेरी थॉटफुल था, लेकिन ये कि बिल्कुल उस वक्त हमारे जो हालात थे उसके अंदर कहीं कंप्रोमाइज किया गया। लेकिन बुनियादी बात, मैं थोड़ा सा एक दो चीजें, आपने क्योंकि हिस्टोरिकली बात की, तो हिस्टोरिकली एक अहम बात है जो आज पिछले साल 1.5 साल पहले उसके ऊपर एम्फेसाइज किया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने, जब उन्होंने कहा कि 2 कौमी नजरिया जो है वो अपनी पूरी आबोताब के साथ दोबारा आज भी जिंदा है जी। और यही वो बात है जो हमें समझनी होगी। जब 1945-46 में तकसीम हिंदुस्तान की बात हो रही थी, तो उस वक्त अल्लामा अनायतुल्लाह मशरिकी साहब ने एक बड़ी अहम बात कही। उन्होंने कहा कि आप अगर हिंदू को इक्तदार दे के जाएंगे तो ना तो उनका इस तरह का ज़र्फ है, ना उनकी सोच है, और ना ही उनका किरदार है कि वो किसी भी मुमलिकत को इंसाफ पर मबनी तकाज़ों के मुताबिक चला सके और किसी के भी बेहतर हमसाए बन सके। और यही वो बात है जो बाद में तारीख में बार बार साबित हुई, चाहे वो मुसलमानों के साथ इंतहाई जालिमाना सलूक हो, चाहे वो मसला कश्मीर हो, चाहे वो पानी बंद करने की बात हो। यानी कि बात यह है कि हिंदू के जो उसकी छोटी सोच और जो वो जहनीत है वो हर जगह नजर आ रही है, और ये पानी रोकना जो इंसानियत के खिलाफ एक जराइम की तरह है, वो इसको बड़ा नॉर्मल समझ रहे हैं। और एक चीज आपको बताता चलूं, तारीखी तौर पर जब 1948 में इन्होंने पानी रोका और कनाल्स रोकी, उसके साथ साथ इन्होंने पाकिस्तान के पैसा रोका, जो कि तकसीम के तहत एक मुआहदे के तहत एक हमारा हिस्सा था, जिसके वजह से जो इनके जो फादर ऑफ द नेशन है महात्मा गांधी, उन्होंने बाकायदा उसको कहते हैं कि उन्होंने रोजा जो होता है ना हंगर स्ट्राइक की। लेकिन हंगर स्ट्राइक के बावजूद, क्योंकि वो ये उसने नेहरू के और सबके खिलाफ जाके तारीखी तौर पर हंगर स्ट्राइक की कि पाकिस्तान को उसका हिस्सा दें, क्योंकि ये इखलाकी कानूनी तकाजों के खिलाफ है, जिसके नतीजे में आज की जो बीजेपी है इसका सरगर्म रुकन गोडसे उसका नाम था, उसने गांधी को गोली मारकर कत्ल कर दिया कि ये पाकिस्तान को उसका हक देने की बात कर रहा है। आज बीजेपी जो मोदी की हुकूमत है, ये उस गॉडसे आइडियोलॉजी की हुकूमत है जो कि मिकावली और आचार्य जो थे ना, जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज थे, उस आइडियोलॉजी की हुकूमत है जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के साथ साथ इंसाफ पर कोई उनका फैसला नहीं, मुल्क दुश्मनी के साथ साथ पाकिस्तान दुश्मनी के साथ साथ मुसलमान दुश्मनी अरूज पर है। अब आखिरी जो बात हुई वो क्या हुई कि हमने इनका गुरूर पहले खाक में मिलाया जब अभिनंदन की शक्ल में इनके जहाज गिराए, उसके बाद फिर इन्होंने कहा जी राफेल होते हैं, राफेल की शक्ल में इन्होंने फिर 2025 में एडवेंचर किया, हमने इनको फिर बदतरीन शिकस्त दी। उसके बाद आपको पता है कि जब से 1973 से जब से इंडिया ने एटम बम बनाया पोखरान में, उसके बाद से लेके आज तक इंडिया की पॉलिसी थी कि हम एनपीटी पर दस्तखत नहीं करेंगे, लेकिन हम कभी भी पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि उसका ख्याल था कि पाकिस्तान को हम रिवायती जंग में हरा सकते हैं। 2025 की शिकस्त के बाद जो मैं इवेंट्स को इकट्ठा करता हूं तो हैरान होता हूं कि आज बीजेपी कहां खड़ी है। आज बीजेपी पाकिस्तान का पानी बंद कर रही है। आज बीजेपी ने अपने जो एटमी हथियार हैं वो अपने मिसाइलों पे लगा के जो फर्स्ट यूज पॉलिसी है उसको खत्म कर दिया कि जी हमें पाकिस्तान से रिवायती जंग में अगर मार पड़ी तो हम पाकिस्तान पर एटमी हमला भी कर सकते हैं। आज बीजेपी यहां खड़ी है कि वो दुनिया के तमाम जो तकाजे हैं उनको बालाए ताक रखकर जैसा भी सिंतास मुआहिदा है उसको रद्दी की टोकरी में फेंक रही है। और फिर उसके बाद ये जो पानी रोकना है, ये ऐसा बड़ा इंसानियत के खिलाफ जुर्म है जो ना पहली जंग अजीम में
किसी भी दुश्मन मुल्कों ने किया, ना दूसरी जंग अजीम में, ना कोल्ड वॉर में जब रशिया और अमेरिका पूरी दुनिया में अपने अपने मुल्कों को कंट्रोल कर रहे थे। आखिरी चीज आपको बताता चलो, दुनिया में तमाम जो दुनिया के बड़े बड़े दरिया हैं उनमें दरियाए नील जो है वो दुनिया के 11 मुल्कों से गुजरता है। उसके अंदर आपस की दुश्मनी के मुल्क शामिल हैं, सूडान और साउथ सूडान। उसके अंदर कांगो और वो मुल्क शामिल हैं जो आपस में जंगें करते हैं, लेकिन पानी रोकने का कोई क्वेश्चन नहीं होता। यूरोप जो आपस में लड़ता रहा, दरियाए ड्यून्यूब जिसको दुम्बे कहते हैं उर्दू में, ड्यून्यूब जो है वो जर्मनी से लेके ऑस्ट्रिया तक 10 मुल्कों में से गुजरता है। यूरोप के, फ्रांस में से, बेल्जियम में से, ऑस्ट्रिया में से, हंगरी में से, कोई मुल्क उसको कभी नहीं रोकता। सो बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान का केस बड़ा क्लियर है, ऑन मेरिट है कि किसी भी हालत में कोई भी अपस्ट्रीम कंट्री डाउनस्ट्रीम वाटर को नहीं रोक सकती। पाकिस्तान का केस बड़ा सिंपल सा है कि जी अकॉर्डिंग टू एनी इंटरनेशनल लॉ एंड नॉर्म्स इट इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। अगर वो ये समझते हैं कि 11 करोड़ लोग पंजाब के इसकी वजह से सफर करेंगे, तो उनको ये समझना होगा, जो मैं आज इंडियन चैनल पे भी कहा, कि फिर पाकिस्तान मिलकर चाइना और बांग्लादेश के साथ गंगा, जमुना, रमना 3 दरिया इनके अगर हम बंद करवाते हैं या सिर्फ उनकी स्ट्रीम रोकते हैं, तो इंडिया के 40 करोड़ आवाम सफर करते हैं। जो इंडिया की जो चिकन नेक हिमाचल प्रदेश से लेके नीचे तक है, वो सारी जो है वो बंजर होती है। इधर से बंगाल से हम अगर रमना को बंद करते हैं, जमुना को, तो इनका जो है वो इनका सारा जो निजाम है वो धर्म बरम हो जाता है। सो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का केस बड़ा मजबूत है, इंटरनेशनली भी, सोशली भी एंड मॉरली भी। सर बिल्कुल आपने सही कहा, पाकिस्तान का केस मजबूत है। हमें भी ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब ने, दिफाई तज़कियाकार है। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, आपने हमारी अभी गुफ्तगू भी सुनी है, जैसा कि अभी डॉक्टर हामिद साहब ने भी कहा है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो बहुत मजबूत है, मुआहदा जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हैं। तो इसके बाद आपको क्या लगता है कि जो भारत है वो हमारी फ़ौज से डर गया है, हमारे अवाम से डर गया है, या वो अपना दिफा कर नहीं पा रहा, तो इसलिए जस्ट उसको अब ये लगता है कि जो एटम बम से नहीं डरे, जो राफेल से नहीं डरे, तो अब उनको वो पानी से डराने की कोशिश कर रहा है, या वाकई इसके पीछे कोई और पावर इनके पास है, कोई और इनका पीछा कर रहा है, कोई और इनको गाइड कर रहा है जिसके कहने पे ये सब कर रहे हैं? क्योंकि भारत में अगर देखा जाए तो मोदी साहब में अगर इतनी हिम्मत होती, इतनी जरूरत होती, तो वो ये सब जो हालात हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, सुबकी का उनको सामना ना करना पड़ता। क्या कहेंगे सर? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। समझने की बात यह है कि भारत की स्टेट पॉलिसी क्या है। अगर आप पाकिस्तान के हवाले से, इस रीजन के हवाले से, और उसके सिर्फ पाकिस्तान नहीं, भारत के साथ और भी जो उनके रीजन नेबर है, नेपाल है, बर्मा, उनके हवाले से भी आप देखें, चाइना के हवाले से आप देखें, भारत की बुनियादी जो पॉलिसी है ना, वो जो स्ट्रिक्ट जो पॉलिसी उन्होंने बनाई है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इस रीजन को देखें, वो दहशतगर्दी पे मबनी पॉलिसी जी। इसलिए कि आपको याद है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी दहशतगर्दी हो रही है वो अफगानिस्तान, भारत और इजराइल के नेक्सस से हो रही है। इसके सबूत भारत की दहशतगर्दी के, पाकिस्तान के और दहशतगर्द ग्रुपों को जो भारत सपोर्ट करता है, उसके सबूत बारहा पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में डॉर्जियस बना के मुख्तलिफ हुकूमतों के दौरान पेश किए हैं, और वो उसकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर मौजूद है। अभी भी जी पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव आसिफ इफ्तिखार साहब, वो बारहा भारत की जो ऑर्गेनाइज दहशतगर्दी है उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो यूनाइटेड नेशन के अंदर उठा रहते हैं। अब भारत ने इससे पहले भी बहुत ड्रामे रचाए हैं, आपको याद होगा। अदर देन देखिए ना, सबसे पहली बात तो ये, भारत अगर, जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि भारत अगर अपने बाप को मार देता है, वो जिसको वो बापू कहते हैं, गांधी को, उसने आरएसएस ने, गॉडसे ने उसको पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मारी और उसको उन्होंने मार दिया। उसकी तस्वीरें लगाते हैं हर जगह पर, और उस गॉडसे को वो की आजकल वो बर्थडे मनाते हैं, उसकी वो तकरीबात मनाते हैं। तो आप यहाँ से उनका मुनाफिकाना, मक्काराना और जो अपना एक हेजेमनी पे जो बना और गासबाना जो रवैया है उसको समझ लीजिए। अब उसके साथ साथ उन्होंने एक दफा ड्रामा रचाया था कि जब हमने पाकिस्तान के सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर उन्होंने बताया कि हमने पाकिस्तान के ऊपर अपना बॉर्डर पे हमला किया। फिर उन्होंने कहा कि जी लास्ट टाइम वो आए, उन्होंने हमला किया कि जब हमने पाकिस्तान में वो
बालाकोट के ऊपर हमला किया, वहां 2 कौवे मारे चले गए। पाकिस्तान ने वो सबूत पूरी दुनिया को और पूरे डिफेंस जो वो थे रिप्रेजेंटेटिव उनको ले जाके दिखाए। उसके बाद उन्होंने अभी हमला किया जो बुनियानुल मरसूद और संदूर है, और संदूर के अंदर पहले वो एक्सेप्ट नहीं करते थे कि हमारे कुछ लोग मरे। अभी उन्होंने इतने अरसे बाद कहा कि जी 6 फौजी मरे, फिर नहीं मानते थे, तैयारे मरे उनके अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि उनकी जितनी भी स्ट्रैटेजी है वो पाकिस्तान के खिलाफ किसी न किसी किस्म की दहशतगर्दी पे मबनी। अभी ये जो इंडस वाटर ट्रीटी का जो आप मेंशन कर रही है, ये भी एक आबी दहशतगर्दी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए आबी दहशतगर्दी है कि बुनियादी तौर पे आर्टिकल 54 जो है एडिशनल प्रोटोकॉल ऑफ जेनेवा कन्वेंशन, वो ये कहते, वो डिफाइन करता है, आर्टिकल 4 एक क्लॉज डिफाइन करता है स्टारवेशन ऑफ सिविलियन। और स्टारवेशन ऑफ सिविलियंस का मतलब जो वो डिफाइन करते हैं, वो कहते हैं कि एक्चुअल कन्फ्लिक्ट, अगर एक्चुअल वॉर भी हो रही हो ना, उसमें भी आप सिविलियन आबादी को बुनियादी हकूक से, बुनियादी सहूलतों से महरूम नहीं कर सकते हैं, जिसमें पानी आता है, खुराक आती है और इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, हॉस्पिटल्स आते हैं, स्कूल। लेकिन भारत चूंकि एक कमजोर, एक बुज़दिल दुश्मन है, रात के वक्त आके पाकिस्तान में अटैक करता है, जिसमें संदूर में किया था, बालाकोट में किया था। तो अब वो इसको, इस दहशतगर्दी, आबी दहशतगर्दी को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। पाकिस्तान का स्टांस बहुत मजबूत है, इसलिए बिल्कुल सर, भारत का तो शुरू से यही तुरा इम्तियाज रहा है कि वो कभी भी जो है वो फ्रंट पे आकर नहीं खेलता, वो हमेशा पीठ पीछे ही जो है वो बात करता है और हमले भी पीठ पीछे ही करता है। हसन अब्बास साहब, आपसे एक बार फिर से मैं बात करना चाहूंगी। आपने जो शुरू में गुफ्तगू की, अब मैं इसी मुआहदे की अगर बात करूं तो ये मुआहदा आलमी सतह पर कितनी अहमियत का हामिल है, क्योंकि आपने तो शुरू में बता दिया कि ये तो सरेंडर था, तो अगर आलमी सतह पर हम बात करें तो इस मुआहदे की क्या अहमियत आप देख रहे हैं? देखिए, अगर आप मुआहदे की बाउंड्री से बाहर का देखें तो इसकी हैसियत इज जस्ट अनदर इंटरनेशनल ट्रीटी। मैंने तो मुआहदे इस बाउंड्री के अंदर की बात की है। अब अगर आप इसके बाहर से देखें तो दिस इज जस्ट एन अदर इंटरनेशनल ट्रीटी, और इसमें जो वियना कन्वेंशन है वो इसको प्रोटेक्ट करता है। वियना कन्वेंशन तमाम इंटरनेशनल ट्रीटीज के बारे में इंटरनेशनल लॉज को वज़ा करता है। और हमें ये भी याद होना चाहिए कि ये जिस वक्त डॉक्यूमेंट लिखा गया था इंडस वाटर ट्रीटी का, तो ये एज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट नहीं लिखा गया था। अच्छा। ये लिखा गया था वर्ल्ड बैंक के फंडिंग एग्रीमेंट का एक अनेक्स्चर था, क्योंकि पाकिस्तान का केस लीगली बहुत स्ट्रांग था। इंडिया में जितने भी स्ट्रक्चर्स बने थे हमारे पाकिस्तान को का पानी रोकने के, वो मुआहदे से पहले बहुत से बन गए थे, और वो तमाम उन स्ट्रक्चर्स का बनाना बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी थी। और अब पाकिस्तान के पास वॉर क्राइम के अलावा दूसरा इंटरनेशनल नॉर्म्स और कन्वेंशंस को की वायलेशन का भी एक इल्जाम इंडिया के ऊपर बन रहा था, और वो जो स्ट्रक्चर्स बने थे उसके बीच में वर्ल्ड बैंक की भी इन्वॉल्वमेंट थी जी। तो अब एक बगैर ट्रीटी के आपने कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया जो इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है। तो वर्ल्ड बैंक चाहता था कि पाकिस्तान कोई ना कोई एग्रीमेंट इंडिया के साथ इस तरह का साइन कर दे कि कल को वर्ल्ड बैंक भी आलमी अदालत में ना चला जाए। इसलिए वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को कर्जा देने की शर्त लगाई कि तुम इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन करो कि जो कुछ हमने वहां पे बनाया है जिससे तुम्हारे दरिया रुक रहे हैं, वो उसको तुम मान गए हो और उसके बदले में हम तुम्हें कर्जा दे देते हैं। तो ये कर्जा लेने की शर्त थी। ये अनेक्सचर साइन हुआ 1960 में जी, और उसके बाद 1962 में इंडिया इस अनेक्सचर को उठा के ले गया यूएन यूनाइटेड नेशंस के रजिस्टर ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज में कि जी क्योंकि इस पे हेड ऑफ स्टेट्स के दस्तखत हैं तो इसको हम इंटरनेशनल ट्रीटी बनाना चाहते हैं। अच्छा। और इस तरह से ये इंटरनेशनल ट्रीटी बना। हमने इसको एज एन इंटरनेशनल ट्रीटी नहीं साइन किया था, इंडिया इसको लेके गया था वहां पे। ये अलग बात है कि जब वो लेके गए तो हमने उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं की और ये इंटरनेशनल ट्रीटी बन गई। तो ये तो फंडिंग एग्रीमेंट का अनेक्सचर था। तो इसके ऊपर जो है वो फिर इंडिया को जो कुछ चाहिए था उसको उससे ज्यादा मिल गया। 1948 की पोजीशन भी मिल गई। और अब वो जो बाकी बैनुल अक़वामी लोग जो बैठे हुए हैं, जो माहिरीन जिनको हमने बुलाया हुआ है, उनको ये हिस्ट्री नहीं पता कि इसके मुआहदे की बाउंड्री कंडीशन के अंदर अंदर क्या हुआ है। यानी कि ये वो मुआहदा है जिसने इंटरनेशनल लॉज ही को पामाल किया है, इसने ह्यूमन राइट्स को पामाल किया है,
इसने एक कंटिन्यूड वॉर क्राइम को प्रोटेक्ट किया हुआ है, जो कि पोल्यूशन है जो हमारे दरियाओं में आ रही है, सिविलियन जी। पॉपुलेशन जहर आलूद पानी पी रही ऐसा ही है। है। तो ये इसकी असल हकीकत है। लेकिन आज असल हकीकत किसी को नहीं, हर किसी को इसका आउटर शेल नजर आ रहा है कि जी 65 साल पहले एक मुआहिदा हुआ था जो यूएन रजिस्टर में चला गया था और रजिस्टर हो गया था, तो सही। अब उसको वो चाहते हैं कि वो वियना कन्वेंशन भी उसको प्रोटेक्ट करे, आलमी अदालतें भी उसको प्रोटेक्ट करें। ठीक है, जहां तक उसके आउटर शेल का ताल्लुक है तो वो एक इंटरनेशनल मुआहिदा है और ये इसकी अहमियत है इंटरनेशनल कवानीन में। जी सही। ब्रिगेडियर साहब, अगर वाकई भारत जो है वो पानी रोक लेता है तो फिर पाकिस्तान के पास दिफाई रद्दअमल के लिए क्या ऑप्शन हो सकते हैं? पाकिस्तान किस तरह अपना दिफाई रद्दअमल दे सकता है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद माइक म्यूट है। जी आ रही है। पाकिस्तान का जो रद्द अमल है वो पाकिस्तान ने मुख्तलिफ फोरम पे बारहा दिया है। हम इस आपको पता है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन काउंसिल में हम गए, वहां पे पाकिस्तान ने ये मुकदमा जीत लिया। उसके बाद हमने मुख्तलिफ जगहों पे इसके ऊपर टेक्निकली जो है वो प्रेजेंटेशन की। कल एक बहुत बड़ा, परसों एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ जिसके अंदर सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि बाहर से लोग आए हुए थे। चाइना के प्रोफेसर विक्टर गाउ थे और उन्होंने उन्होंने कहा, उनकी ये स्टेटमेंट थी कि भारत जो है वो इस पानी का जो खेल है ये आग का खेल है। भारत से पानी, उन्होंने कहा भारत ने पानी रोका तो जंगी जुराइम में शुमार होगा। डॉक्टर विक्टर गाउ का, उसके साथ साथ ग्लोबल पॉलिसी एक्सपर्ट थी, एक थी अपना जो यूनाइटेड स्टेट से आई हुई थी लैरी वेटकिंस। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा भारत इस ट्रीटी को किसी भी तरह सस्पेंड नहीं कर सकता। एक रशियन रॉक्साला नजीगान थी, उन्होंने कहा कि जी भारत किसी तरह भी पाकिस्तान के लोगों को इस पानी से महरूम नहीं कर सकता। तो ये बुनियादी तौर पे, और दूसरा हमने बड़ा क्लैरिटी से कहा कि जी भारत ने अगर पानी ये रोका तो इट विल बी कंसीडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। सो उस चीज को, एक्ट ऑफ वॉर को डिफाइन करने के लिए हम इस चीज को पॉलिटिकली भी, डिप्लोमेटिकली भी, इंटरनेशनल फोरम पे भी, मैरिटाइम काउंसिल पे भी और मुख्तलिफ मुकामात पे हम इसको उठा के दुनिया को ये अप्राइज करने की कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहे हैं कि 66 यानी 60 साल पुरानी एक ट्रीटी है जिसको किसी भी तरीके से, जैसे अभी हसन साहब कह रहे थे कि इसको किसी तरह भी सस्पेंड नहीं किया था। मगर अगर आपको याद हो तो वर्ल्ड बैंक के जो डायरेक्टर हैं वो अभी एक सिख है, उनकी पिछले दिनों स्टेटमेंट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड बैंक इस ट्रीटी के अंदर गारंटर है। इट इज बिटवीन, ये बायलैटरल नहीं है, ये जैसे वर्ल्ड बैंक का एक डॉक्यूमेंट है उसका एक हिस्सा है। तो इसके ऊपर जो दूसरी बात, बहुत बड़ी जो बात है वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो लोअर रिपेरियन है और भारत से पानी आता है। तीन दरिया तकसीम हुए हैं। कभी भी आप किसी भी इंटरनेशनल कानून के तहत आप किसी भी तरीके से लोअर रिपेरियन को पानी से महरूम नहीं कर सकती। अगर यही कॉन्टेक्स्ट है तो आप यही ब्रह्मपुत्रा में जो पानी आता है, आपको पता है आपका जो इंडस बेसन का 8% इलाका जो है वो तो चाइना के अंदर भी आता है। तो जो पानी भारत के अंदर ब्रह्मपुत्रा रिवर के अंदर आता है वो भी चाइना से आता है, तो फिर चाइना भी उनका पानी रोक दे। तो पाकिस्तान का जो केस है इसमें बहुत वो स्ट्रांग फुटिंग पे है और पाकिस्तान उन्हीं, अब इसके अंदर हमने सिर्फ ये नहीं कि हम उसको डिप्लोमेटिक बट पे ज्यूरिस्ट लेवल पे यानी कानूनी लेवल पे भी पाकिस्तान जो है इस केस को मुख्तलिफ जगहों पे, और उसके लिए हमने पैसे भी एलोकेट किए हैं, बजट भी एलोकेट किया हुआ है। तो किसी भी तरीके से अगर भारत ये समझता है कि वो अब इस आबी दहशतगर्दी का एक जो भारत करना चाहता है वो असल में मेरा ख्याल उनका मकसद ये है कि जब आपने उस ट्रीटी को सस्पेंड किया तो जो डाटा एक्सचेंज होता था दोनों मुल्कों के दरमियान के कितना पानी फ्लो होगा, यानी आपको पता है कि आपका अगर आप हेडवराला के ऊपर देखें, हेडवराला से जहाँ चिनाब जो है वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल होता है, तो वहाँ वो हेडवराला से कोई आई थिंक 29 जो है MF पानी जो है वो पाकिस्तान के अंदर आता है। और अगर वो पानी पाकिस्तान के अंदर आता है तो वो सारा का सारा पानी जो है वो आपकी एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होता है। और उस एग्रीकल्चर के पानी को आप किस तरह किसान को डिनाई कर सकती हैं कि उसके जो टोटल जो है वो 37 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी है जो पाकिस्तान के अंदर आता है, जो हेडबराला से अंदर दाखिल होता है। तो ये जो चीजें आप अगर उसको रोकते हैं तो मैंने जैसे आपसे अर्ज किया ना, तो ये तो दुनिया के हिसाब से
it becomes a war crime, and Pakistan will take it to International Court of Justice also and maritime courts also. और दूसरे के साथ साथ जो हमने इससे पहले भी बड़े मुकदमे हमने लड़े हैं और उसमें पाकिस्तान को ग्रांट किया गया है कि जी हाँ आप ठीक कह रहे हैं। तो बात यह है कि ये भारत का जो रवैया है, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया ना कि उन्होंने दहशतगर्दी को, टेररिज्म को अपनी स्टेट पॉलिसी बनाया हुआ है। जब अजीत कुमार डोभाल जो है वो ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग लड़ रहे हैं वो रिलीजियसली मोटिवेटेड नहीं है, वो सारे मर्सिनरीज हैं, हम उनको पैसे देंगे और पाइए, उसका स्टेटमेंट है। और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को जारी रखेंगे। अभी यूनाइटेड नेशन में एक रेजोल्यूशन पास हुई है, उसके अंदर किसी मुल्क ने उसकी मुखालफत नहीं की, जिसमें उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की जो हुकूमत इस वक्त है वो दहशतगर्द ग्रुपों को सपोर्ट कर रही है, फाइनेंस कर रही है, हाउस कर रही है, और वहां पे कोई जो दहशतगर्द तंजीमें जो हैं, दाइश से लेके ETIM से लेके सारी तंजीमें मौजूद हैं। और अगर हुकूमत ये कर रही है तो वो पाकिस्तान को एक कानूनी जवाब, UN की रेजोल्यूशन देती है कि पाकिस्तान उन टारगेट्स को हिट करे जो इंडिया के और अफगानिस्तान के कॉमन टारगेट, अफगानिस्तान के अंदर जहां से पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टेंटली दहशतगर्दी होती है। जैसे अभी बिल्कुल सर, भारत जहां जहां पर चाह सकता है, जिस तरीके से चाह रहा है, जहां तक उसकी पहुंच जा रही है वहां तक तो वो दहशतगर्दी को ही परवान चढ़ा रहा है। जैसे आपने कहा कि भारत ने दहशतगर्दी को अपनी रियासती पॉलिसी बना लिया है। इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन यहां वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। कम बैक नाजरीन, सिंतास मुआहदे पर बात कर रहे हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि ये भारत की जो आबी दहशतगर्दी है और सिंतास मुआहदा जो है, इसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान के पास अब और कौन कौन से ऑप्शंस हैं? क्योंकि आपने भी बताया और हमने अपने नाजरीन को भी बताया है कि पाकिस्तान का ये जो मुआहदा था, इसकी तारीख भी, अब आगे चलकर हम इसकी जो भारतीय हठधर्मी है, इस पर क्या ऑप्शन जो है वो मजीद लागू हमारे पास हैं कि हम उन पर काम कर सकते हैं? ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं पाकिस्तान को। जैसे मैंने आपने अर्ज किया कि पाकिस्तान का केस जो है वो स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर खड़ा हुआ है। वो इसलिए स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर खड़ा हुआ है कि उसको एक तो इंटरनेशनल कवानीन जितने हैं वो उस एग्रीमेंट को जो है प्रोटेक्ट करती है। उसके अंदर जैसे मैरीटाइम लॉ है, यूनाइटेड नेशंस का अपना जो है वो कानून है जो उसको बड़े इफेक्टिव तरीके से प्रोटेक्ट करता है। और एक 1969 का एक वो है यूएन वाटर कोर्स कन्वेंशन है 1997 का, और दूसरा कन्वेंशन ऑफ 1969 है जो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो बुनियादी तौर पे हमने ये सोचना है कि भारत जो एक प्लान कर रहा है, जिसके अंदर मैंने आपसे अर्ज किया कि वो एक तो जो जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया था कि जब ट्रीटी सस्पेंड हुई तो उस वजह से भारत दो चीजें करने की करता है, कोशिश नहीं करना बल्कि करता है। एक तो वो पानी रोक के, जैसे उन्होंने उसने जो 3 डैम बनाए हुए हैं चिनाब के ऊपर, अगर आप देखें तो दलस्ती है, सलाल है, बगलियार है, वो कहता तो है कि रन ऑफ रिवर डाउन है, लेकिन वहाँ पानी स्टोरेज की कैपेसिटी मौजूद है और वो पानी स्टोर करता है। अब जब वो पानी स्टोर करता है तो पाकिस्तान के अंदर पानी का फ्लो जो कम होता है तो भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई डाटा एक्सचेंज नहीं होता। जब डाटा एक्सचेंज नहीं हो रहा तो ये पाकिस्तान को पता नहीं चलता कि भारत से कितना पानी पाकिस्तान आ रहा है। तो आपने लास्ट ईयर देखा कि जब उनके डैम भर गए और उन्होंने पानी को रिलीज किया, अगर तो वो पानी कंसिस्टेंटली आता रहता तो उतना बड़ा सैलाब ना आता। तो दूसरा काम वो ये करता है कि पाकिस्तान की जमीनों को बर्बाद करता है। अब इस तमाम केसेस में ये जो मामला है जो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेवल पर उठाया हुआ है और उसको पाकिस्तान की हुकूमत जो वो आगे लेके चल रही है और उसके ऊपर पाकिस्तान ने बहुत सारे अपना लॉबिंग की भी कोशिश कर रहा है। तो बात ये है कि इसमें बजाय जो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक मेजर्स हैं उनके साथ पाकिस्तान इस चीज को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान इस केस को इंटरनेशनल लेवल पे लेके गया तो पाकिस्तान के पास इतने स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है। दूसरे पाकिस्तान को चाहिए कि वर्ल्ड बैंक को इसके अंदर इन्वॉल्व करे और वर्ल्ड बैंक के साथ वो मीटिंग्स कॉन्स्टिट्यूट करे, बिकॉज बुनियादी तौर पे वर्ल्ड बैंक जो है वो एक तरह से इस तमाम केसेस का गारंटर है। और इसके बाद अगर भारत ने पाकिस्तान के ऊपर कोई इस किस्म की चीज करने की कोशिश की जिसकी वजह से पाकिस्तान को इतना नुकसान हो कि आपकी जमीनी अपना बिल्कुल वो बंजर हो जाए, तो पाकिस्तान ने कहा है कि इट विल बी कंसीडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर।
तो उसके अंदर तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे भी चीजें जा सकती है। बट आई थिंक बिफोर गोइंग टू दैट, अभी एक और चीज भी मैं आपसे अर्ज करूँ। अभी एक रिपोर्ट आई थी जो वयान के एक एडिटर हैं सिद्धार्थ सिब्बल, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट छाया हुई थी वयान के अंदर, जिसका उसने हेडिंग ये लगाई थी कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी जो है वो, ये उनके रेफरेंस से मैं बता रहा हूँ, इसकी पाकिस्तान के अंदर से तो कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन उसने ये बयान के अंदर रिपोर्ट छापी थी कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी हो रही है। उसका उसने एक क्लॉज ये बताया था कि भारत चाहता ये है कि पाकिस्तान जो वो भारत जो है वो अपनी फिजाई हदूद जो भारतीय प्रवासों के लिए बंद की हुई है उनको खोल दे, तो भारत भी जो है वो सिंध-ताश माहदे को जो है जो उसे सस्पेंड किया उसको रेस्टोर कर देगा। अभी इसमें कितनी सदाकत है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसने ये कोट किया है कि ट्रैक टू की डिप्लोमेसी की मीटिंग जो है वो लंदन में भी हुई है, कोलंबो में भी हुई है, ये अपना श्रीलंका में भी हुई है। तो बात यह है कि भारत जो है वो, आप ये यकीन रखिएगा कि वो लाख कोशिशें कर ले, वो इस ट्रीटी को किसी भी तरीके से खत्म नहीं कर सकता है। सही। अच्छा हसन अब्बास साहब, अभी आपने भी बात भी सुनी है, ब्रिगेडियर साहब जैसे बता रहे थे, तो मैं थोड़ा सा इस पे है ना और आपसे जानना चाहूंगी कि वर्ल्ड बैंक जो है वो इस मुआहदे में जामिन है या सालिस है? देखिए जी, वर्ल्ड बैंक ने ये मुआहदा करवाया जरूर था, लेकिन ना वर्ल्ड बैंक सालिस है ना जामिन है। वर्ल्ड बैंक में मैंने आपको बताया कि ये तो उस ट्रीटी का, उस फंडिंग एग्रीमेंट का अनेक्सचर था। अच्छा। फंडिंग एग्रीमेंट का अनेक्सचर, तो फंडिंग कौन कर रहा था? वर्ल्ड बैंक कर रहा था। वर्ल्ड बैंक ने उस पर काउंटर साइन कर दिए कि हाँ जी दोनों ने एग्री कर लिया है। तो इसलिए ना और कोई सालिस का रोल नहीं है वर्ल्ड बैंक का। और अच्छा। ये जो भी अजय बंगा साहब हैं, उन्होंने भी कुछ अर्सा पहले, ये पिछले साल उन्होंने अपनी स्टेटमेंट कहा था कि वर्ल्ड बैंक का इस ट्रीटी की इंप्लीमेंटेशन में और उसकी मॉनिटरिंग में और उसके ऑनगोइंग ऑपरेशंस में वर्ल्ड बैंक का इसमें कोई रोल नहीं है। अच्छा। और वाकई ट्रीटी की कोई क्लॉज उठा के पढ़ने, उसमें वर्ल्ड बैंक का कोई रोल नहीं है। तो सर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो कुछ इस तरह से हैं, जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब भी फरमा रहे थे कि बहुत से फोरम्स हैं। पहली चीज तो यह है कि हमने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से तो जाके हमने ऑलरेडी ये डिसीजन ले लिया है कि इंडिया ने इस ट्रीटी की खिलाफ वर्जी की है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन सिर्फ ट्रीटी के अंदर अंदर देख सकती है कि ट्रीटी के अंदर अंदर किसी क्लॉज की खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई। सही सही। ट्रीटी ये नहीं देख सकती कि उन ह्यूमन राइट्स वायलेशन को ट्रीटी नहीं देख सकती जो इस ट्रीटी के बीच में अलाउ किए गए हैं। सही। क्यों उस पोल्यूशन को नहीं देख सकती कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो इस ट्रीटी की वजह से हो रही है, जिसपे दोनों ने सिग्नेचर किए हुए हैं। हमारा ये अब तरीका ये है कि देखिए, तसादुम में हालात से बेहतरीन नताइज अखज़ होते हैं। हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है मोदी साहब की इस बेवकूफ़ी की वजह से कि अब हम भी एग्रेसिव हो जाएं। अच्छा। वाटर के ऊपर हम भी एग्रेसिव हो जाएं। वो उसका तरीका ये है कि हम कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को बता दें कि जी जिस तरह से इंडिया इसको फॉलो नहीं कर रहा, हम भी इस मुआहदे से जैसे ही हम इससे निकलते हैं तो हमें इंटरनेशनल कवानीन की प्रोटेक्शन मिल जाती है जो इस ट्रीटी से बहुत ज्यादा है। इंटरनेशनल कवानीन पोल्यूशन की इजाजत नहीं देते। अच्छा। फिर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक इंडिया को कहें कि जी ये पोल्यूशन बंद करो। इन्होंने 3 दरिया बंद कर रखे हैं, दुनिया में कोई दरिया बंद नहीं किया जाता। कोई दुनिया का कानून इजाजत नहीं देता कि आप दरिया को मुकम्मल बंद करें। उन 3 दरियाओं को भी आप वापस लें, पोल्यूशन को भी रोकें, दरियाओं को भी वापस लें और इनके ऊपर यह भी मुकदमा करें कि ये जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ये वॉर क्राइम है। तो इनके ऊपर एक तीसरा केस जो है वो आप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी लेके जाएं और उन तमाम मिनिस्टर्स को और मोदी साहब का नाम उसके बीच में डालें कि ये इनकी स्टेटमेंट्स वॉर क्राइम पे जा रही हैं, इनको वॉर क्राइम करने से रोका जाए। तो ये 3 चार्ज है, इसको कहते हैं लीगल एनसर्कलमेंट। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से आप फैसला ले चुके हैं, आप 2-4 अच्छे फैसले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से ले लें, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से ले लें और फिर अपना एक और मुकदमा जो है वो ह्यूमन राइट्स कमीशन में दायर कर दें, जिसका इंडिया भी सिग्नेटरी है कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं। तो इस लीगल एनसर्कलमेंट से आप एक तो वो जो आपने मुआहिदा गलत कर लिया, मजबूरी से किया, इनकॉम्पिटेंसी की वजह से किया या कैरेक्टर फेलियर की वजह से किया, हम उससे भी निकल आएंगे। हमारे राइट्स भी हमें वापस मिल जाएंगे, वो तमाम लीगल राइट्स जो हम जिनसे हम दस्तबरदार हुए हम उन पे भी वापस आ जाएंगे, पोल्यूशन भी रुक जाएगी और इंडिया भी बिल्कुल कॉर्नर हो जाएगा। हम ये तो साबित कर ही चुके हैं कि ये इंटरनेशनल मुआहदों की खिलाफ वर्जी नहीं करते। पहल उनकी तरफ से हुई है, हम इसका फायदा उठाएं। दिस इज द वे टू गो। जी
ठीक है ब्रिगेडियर साहब, जैसे कि आपने सुना है अभी हसन अब्बास साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास और ज्यादा अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं, तो अगर भारत को इतने सारे फायदे मिल रहे थे और उसके बाद जैसे स्टार्ट में ही हसन अब्बास साहब ने कह दिया था कि भाई हमने तो सरेंडर किया था, तो अगर भारत को इतने फायदे मिल रहे थे तो अब भारत जो है वो फायदे क्यों नहीं उठाना चाहता, और अगर हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं तो हम उन ऑप्शंस की तरफ क्यों नहीं जा रहे? बात यह कि भारत क्या फायदा उठा रहा है या क्या कर रहा है ये सोचना जरूरी है। मैंने आपसे अर्ज किया कि उसकी स्टेट पॉलिसी दहशतगर्दी पे मबनी है, दूसरी उसकी पॉलिसी मबनी है पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करने में और पाकिस्तान के लोगों को जो है वो तकलीफ पहुंचाने में। अगर आपने उनके जो वजीर आपाशी है CR पटेल, आपने उसका इंटरव्यू सुना है, वो कांग्रेस के अंदर देख के कह रहा था और उसने इंटरव्यू दिया, उसने कहा कि मोदी साहब की और अमित शाह की और बाकी लोगों की हमें इंस्ट्रक्शंस है कि नॉट अ ड्रॉप ऑफ वाटर शुड गो टू पाकिस्तान। अब आप बताइए कि ये एक वजीर की या एक स्टेट लेवल पे एक ये स्टेटमेंट देने वाली बनती है। तो कहने का मेरा मतलब ये कि जो फायदे भारत को हो रहे थे वो ये समझता है कि उसका सिर्फ फायदा पाकिस्तान मुखालफत, पाकिस्तान को बदनाम करने में और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने में उसका फायदा है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखने में उसका फायदा है, पाकिस्तान के अवाम को नुकसान पहुंचाने में उसका फायदा है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की वारदातें करने में उसका फायदा है, पाकिस्तान के अंदर सुसाइड बॉम्बिंग कराने में उसका फायदा है। वो ये सोचता है, जब अजीत कुमार डोभाल ये कहता है कि हम उसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है ना, और वो कहता है हम पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जारी रखेंगे, हम इन ग्रुपों की मदद करेंगे। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू आया था जिसमें एक भारत के एक लेफ्टिनेंट जनरल है, उनका वो सोशल मीडिया क्लिप चल रहा था, उसने कहा कि मेरी नूर वली महसूद से मुलाकात हुई है, ही लव इंडिया, और हम उनके साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक मजहबी एक जंग लड़। तो आप मुझे बताइए, जिस मुल्क के अंदर ये थिंकिंग फौज में भी मौजूद हो, जो कभी फौज के अंदर से है, हमारी फौज के अंदर कोई इस किस्म की बात नहीं करता जो दहशतगर्दी पे मबनी हो या दहशतगर्दी को सब, हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दहशतगर्दी है, ये तमाम ममालिक कहीं भी हो रही हो, ये तमाम ममालिक के लिए एक बड़ी डैमेज, क्योंकि दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, जब भारत की जो लीडरशिप है वो दहशतगर्दी को फरोग देना चाहती है तो वो बाकी फायदे, ये भी आबी दहशतगर्दी है ना। मैंने आपको बताया कि दुनिया के कवानीन इसको आबी दहशतगर्दी कहते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप जंगी जराइम का मुकदमा दर्ज करते हैं, भारत के खिलाफ दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि वो वॉर क्राइम कमिट करता है जब वो सिविलियंस को पानी से महरूम करता है, और इसके साथ साथ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाए। तो ये तमाम वो ऑप्शंस हैं जो पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है और करेगा। तो इसलिए क्योंकि इसको इस तरह छोड़ा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की हुकूमत में भी ये कमिटमेंट है। जैसे कल मैंने आपसे कहा इंटरनेशनल सेमिनार हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंटरनेशनल लोग जो उन्होंने भी कहा, पाकिस्तान के अंदर जो स्पीचेज हुई साग डार की और बिलावल की, उन्होंने भी कहा कि इसका मतलब है कि वो जो सीरियसनेस है उससे पाकिस्तान जो है वो इस मुकदमे को हर फ्रंट पे, हर लेवल पे लड़ने के लिए तैयार है और उसका जरूर नतीजा निकलेगा। क्योंकि कोई दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसने दरिया रोका हो। जैसे पहले भी जिक्र होता, डनूब का भी जिक्र होता, नाइल का भी जिक्र हो रहा था, और आपको पता है अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ रुकी थी, जो पानी है तो दुनिया को कितनी तकलीफ पहुंची थी, और पाकिस्तान ने कितना रोल प्ले किया दुनिया की मईशत को बहाल करने के लिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए। तो बात यह कि पाकिस्तान मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका से हमारे जो इतने अच्छे ताल्लुकात हुए हैं और अमेरिका भी पाकिस्तान की कॉन्स्टेंटली तारीफ कर रहा है और पीस जो अमल है उसकी तारीफ कर रहा है, तो हमें उनके फोरम को भी इस्तेमाल करना चाहिए और वहाँ पे कांग्रेसमैन को अप्राइज करना चाहिए कि जी देखिए ये आप दहशतगर्दी, दूसरी दहशतगर्दी तो कर ही रहे थे, अब ये वाटर टेररिज्म में भी इन्वॉल्व हो गए। सो वी हैव टू वी विल डू दैट, एंड ये फोरम है जो पाकिस्तान के मुकदमे को दुनिया वर्ल्ड लेवल पे और मजबूत करेंगे। बिल्कुल, भारत जो है वो अपनी लाख कोशिशें कर ले, दुनिया सारी मानती है कि पाकिस्तान जो है वो हक पर है। और नाज़रीन माहिरीन ये भी कहते हैं कि आने वाले वक्तों में जो बड़ी जंगें होंगी वो तेल पर नहीं बल्कि पानी पर होने के इम्कान है, क्योंकि 307 अरब डॉलर का सालाना नुकसान जो हो रहा है मैशत को वो पानी की कमी की वजह से ही हो रहा है। और भारत अगर ऐसे ही चाहता है, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि ये जंग ना हो, पानी के लिए जंग ना हो, क्योंकि हम चाहते हैं मगर जंग के खिलाफ। अगर भारत जंग चाहता
है तो फिर जंग ही सही। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, डॉक्टर हसन अब्बास साहब, डॉक्टर हामिद अल मशरिकी साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और मुझे भी दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।